सेक्शन 231 डिस्कस कर लिया। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 232 के ऊपर, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर का रूल्स 2016 सेम चल रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेक्शन 232 के अंदर हाइव ऑफ करना है, मतलब डीमर्जर करना है, मर्जर करना है, अमेलगमेशन करना है, तो ठीक है। बाकी सब प्रोसीजर्स, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और जो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को बताना, वेबसाइट पे लिखना है, ये सब कुछ तो सेम चलेगा। पर चेंज क्या होगा, एक तो जो ऑर्डर पास करने वाले वो, और एक जो अपने को डॉक्यूमेंट साथ में लगाने, मतलब डिस्क्लोजर जो करना था, वो दोनों चेंज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सबसेक्शन 1 के अंदर वही अप्लाई करना है, क्या है, हाइव ऑफ मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशन। अच्छा, इसको भी डिफाइन कर रखा है। देखो इसमें क्या होगा, एक कंपनी दूसरी के कंपनी के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, इवन सारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर चल रहे थे वो सारे ट्रांसफर कर देती है किसी और कंपनी को। समझ में आया ना। अगर अमेलगमेशन होगा तो जो कंपनी, जैसे जो ट्रांसफरर कंपनी है, वो ट्रांसफरर मतलब जो कंपनी सेलिंग कंपनी है, वो जो परचेजिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी, उसको अपने सारे लायबिलिटी, एसेट्स, और इस 232 के अंदर लिखा हुआ है कि इवन जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बार बार ये केस पूछा जाता है, इसके अपन 2-3 केसेस भी देखेंगे कि एम्प्लॉयज जो है पहले 1956 के जमाने में होते थे कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं जो आपने उठा के इस कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। लेकिन 230 सेक्शन जो है, 232 जो है, उसमें क्लियरली बोल रखा है कि सारे एम्प्लॉय भी ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर एम्प्लॉयज जो है वो मना कर देते खुद से तो फिर वो कॉम्पेंसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसेक्शन 1 के अंदर अपने डेफिनेशन देख ली, सबसेक्शन 2 के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने होते हैं नोटिस के साथ में, तो वो देख लेते हैं। देखो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सप्लीमेंट्री अकाउंट्स। सप्लीमेंट्री अकाउंट्स मतलब लास्ट जब अपनी मीटिंग का स्कीम रेडी हुआ, ये वाला स्कीम रेडी हुआ था, उससे पहले 6 महीने के पहले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नहीं मिल रहा है, तो फिर सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, अकाउंट्स बना के अपने को सबमिट करें। फिर आ जाता है डायरेक्टर एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट। डायरेक्टर एक्सप्लेनेशन अगर देगा, उस स्टेटमेंट के अंदर बताएगा कि कौन कौन सी कंपनी अमेलगमेट हो रही है, उससे नेटवर्क वगैरह क्या हो रही है, एक्सेट्रा। उसके अलावा जो अगर डिसाइडिंग शेयर होल्डर है तो उनको किस तरह से फेयर प्राइस के थ्रू है, किस तरह से एक्सचेंज रेशो डिसाइड करके उनको पेमेंट किया जाएगा, वो भी बताएंगे इसमें, ठीक है। और ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट तो होगी ना कि कंपनी के अंदर जो प्रॉपर्टीज वगैरह पड़ी हुई है उनका वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में होंगी। साथ में अब अपन आ जाते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर, जिसमें सीधा ही ऑर्डर पे आ जाओ। CAA 7 के अंदर, उसमें CAA 6 के अंदर ऑर्डर पास किया था, इसमें CAA 7 के अंदर ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल। क्या क्या बोल सकता है ट्रिब्यूनल, सबसे पहले तो इसमें अगर ऑर्डर पास करेगा तो वो पार्शियल मर्जर है, एक अंडरटेकिंग का मर्जर हो रहा है या पूरी की पूरी अंडरटेकिंग कंपनीज का अमेलगमेशन हो रहा है, वो अपन देखेंगे। या फिर अपन क्या देखेंगे कि जो भी डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप है वो देखेंगे। या फिर जो नॉन रेजिडेंट है, हाँ इसमें मेन चीज ये है कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे कि यहाँ पे FDI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको कितना फेयर प्राइस देंगे, वो भी देखेंगे कि उनका क्या होगा उस कंपनी के अंदर, वो भी तो जाने ना, ठीक है। फिर आ जाता है, हाँ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। देखो वाइंडिंग अप में अपने क्या होता है, सारी एसेट्स बेच दो, सारी लाइबिलिटीज पे कर दो। यहाँ पर पहली बार ऐसा वाइंडिंग अप होगा जिसके अंदर हमारी सारी लाइबिलिटीज, अभी तक लाइबिलिटी है, पेमेंट नहीं हुआ है, और एसेट्स जो है वो अभी तक हमारे पास है, मतलब हमारे पास मतलब किसके पास, जो परचेजिंग कंपनी उसके पास, ठीक है ना। तो क्योंकि सब कुछ ट्रांसफर हो गया ना, तो एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी तो लाइबिलिटीज पे नहीं हुई है, उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। बिना वाइंडिंग अप के कंपनी खत्म। अब अपन आ जाते हैं प्राइस। प्राइस अपन देख चुके ऑलरेडी। अब इसमें आ जाओ, वोट वगैरह एवरीथिंग इज ओके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बोलना भूल गई थी कि एक ऑडिटर का जो स्टेटमेंट है वो भी होता है। ऑडिटर का स्टेटमेंट, सॉरी सर्टिफिकेट, रिपोर्ट नहीं दे रहा ऑडिटर, यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहा है कि कंपनी के जो अकाउंट्स है वो एज पर 183 बने हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा एक स्टेटमेंट होगा, सॉरी सर्टिफिकेट होगा ऑडिटर का, दोनों में 230 में 232 में। ये इंपॉर्टेंट था जो मैं पहले बोलना भूल गई थी। तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, 230 के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। फिर 5 के अंदर ROC जो है, देखो 4 के अंदर अगर यहाँ पे 3 के अंदर ऑर्डर पास हो गया, 1 के अंदर अप्लाई किया, 2 के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, 3 के अंदर ऑर्डर पास हो गया, 4 के अंदर अपने को सबसेक्शन बता रही हूँ मैं, सबसेक्शन 4 में फ्री फ्रॉम चार्ज, कोई पहले जिस पे प्रॉपर्टी पे चार्ज था, चाहे तो ट्रिब्यूनल उसको चार्ज से फ्री कर सकते, फ्री फ्रॉम चार्ज। फिर सबसेक्शन 5 में ROC को फाइल कर देना जो भी ऑर्डर है। सबसेक्शन 6 के अंदर ऐसा बोल रखा है कि जो अपॉइंटिंग डेट है वही अपनी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी, किसकी,
हाइव ऑफ की या डीमर्जर की मर्जर की, ठीक है। फिर सबसेक्शन 6 के अंदर हो गया। सबसेक्शन 7 में स्टेटमेंट, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर एक से ज्यादा साल मतलब 2-3 साल लग गए इस कंपनी को अमेलगमेट होने में, तो हर साल के बाद में 210 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, सीएस या सीडब्ल्यूएस से सर्टिफाइड करवा के एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म के अंदर, सीएए 8 के अंदर, सीए 7 के अंदर ऑर्डर, सीए 8 के अंदर ये वाला स्टेटमेंट, अगर 210 दिन से ज्यादा रह जाता है। तो देखो 1 के अंदर अप्लाई किया, 2 के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, 3 में ऑर्डर पास हो गया, 4 में फ्री फ्रॉम चार्ज, 5 में आरओसी को अपन ने फाइल कर दिया, क्या ऑर्डर था, 6 के अंदर अपॉइंटमेंट डेट को इफेक्टिव डेट मानेंगे, और 7 के अंदर स्टेटमेंट वेटिंग इक्वल टू 210 डेज होगा। तो अब यहाँ पे अपन सारे केस स्टडीज देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो है टाटा ऑयल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पिरामिल एसपीजी डब्ल्यूपीजी। ये सारे जो केस है ना किसके बारे में है कि हमें जो एक्सचेंज रेशियो दिया गया है, हम डिसेंडिंग शेयर होल्डर है, हमें जो एक्सचेंज रेशियो दिया गया है हम उसे सेटिस्फाई नहीं है। भले ही एक्सचेंज रेशियो जो है वो दो रेपुटेड सीए फर्म्स ने डिसाइड किया है, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो अब क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इसमें ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन आया था वो ये था, मतलब कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो ये था, एक तो रेपुटेड फर्म ने ये डिसाइड किया है, दूसरा मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो उनकी बात सुने, चाहे तो ना सुने। तो ये बोला था टाटा ऑयल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, पिरामिल एसपीजी डब्ल्यूबीजी, ये वाला, ये तीनों ही केस में से एक केस भी अपन लिख सकते हैं। दूसरी बात, जब ऑर्डर दिया था तो ट्राइब्यूनल ने या कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी अपोजिंग पार्टी है उनके ऊपर उन्हीं को सिद्ध करना पड़ेगा कि किस तरह से उनको ये फेयर नहीं लग रही है जो एक्सचेंज रेशियो है वो, तो वो किसी भी तरह से ये बताया हमको कि इनको क्यों नहीं लग रहा है कि फेयर प्राइस, ये फेयर एक्सचेंज रेशियो नहीं है, ठीक है। तो ये बोला था अपने को हिंदुस्तान जनरल और ससेक्स ब्रिक, दो केसेस के अंदर। एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला केस था, वो तो था फर्स्ट वाला, हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला केस है, ठीक है। हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ससेक्स ब्रिक्स, ये वाला जो केस है इसके अंदर बोला था कि अपोजिंग पार्टी ये बताया कि क्यों उनको फेयर नहीं लग रहा है, ठीक है, ये एक्सचेंज रेशियो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एक्सचेंज रेशियो फेयर नहीं है। अब बताओ ट्रिब्यूनल क्या करेगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपोज किया उसे ट्रिब्यूनल बाउंड है? नहीं, ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल देता है, ट्रिब्यूनल चाहे तो सोचे, चाहे तो उसको मॉडिफाई कर, सब कुछ कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के हाथ में, लेकिन ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया तो ट्रिब्यूनल उसको चेंज ही करे। ये बोला था अपने को किसमें, एमजी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस न्यू सौरभ के केस में। एक ही नाम याद रखना, आपको पता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कॉर्पोरेशन पीछे नहीं लगाते हम, क्योंकि किसमें क्या है प्राइवेट लिमिटेड किसमें लिमिटेड अपने को पता नहीं रहता, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो पार्टीज है और अपने को सिर्फ एक का ही नाम याद आ रहा है तो इन रेफरेंस में अपन एक का नाम लिख सकते हैं केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किसका नाम लिखेंगे, एमजी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के, ठीक है। तो तीन मैंने अभी तक तीन टाइप के केस डिस्कस किए। एक तो फेयर प्राइस सही नहीं लगी थी तो बोला था रेपुटेड सीए फर्म ने ये डिसाइड किया, मेजोरिटी को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। दूसरे में अपन ने देखा था कि अपोजिट पार्टी जो अपोज करी उस पार्टी के ऊपर है कि वो एक्सप्लेन करे कि क्यों उनको ये फेयर एक्सचेंज रेशियो नहीं लग रहा है। तीसरा अपन ने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया, और इसमें केसेस कौन से थे, फर्स्ट वाले जो केस में टाटा ऑयल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेकंड में हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और ससेक्स ब्रिक्स। एक केस कोई सा भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तीन जो है टाटा ऑयल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पिरामल एसपीजी डब्ल्यूबीजी, तीनों में से एक याद रख लेना। फिर हिंदुस्तान जनरल और ससेक्स ब्रिक में से एक याद रख लेना। फिर एमजी इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट का केस है। वो एक लास्ट केस हो रहा है प्रवीण कांतिलाल वकील वर्सेस मैसर्स रोहिणी रमेश सेव का केस। देखो इस केस का क्या केस था मैं बताती हूँ। ये जो भी डिससेटिस्फाइड जो भी डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि बोर्ड को बोला, और बोर्ड ने क्या किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला दी, और ऐसा वक्त था कि ट्रिब्यूनल ने अभी तक, ट्रिब्यूनल के पास में वो स्कीम पेंडिंग चल रही है, तो ऐसा बोला कि ट्रिब्यूनल के पास में पेंडिंग चल रही है, बोर्ड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला दी, ठीक है। तो क्या बोर्ड ने सही किया, क्या बोर्ड इस बारे में, इस मुद्दे को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकती है? ये था केस, ठीक है। अब इसका आंसर क्या था, अपने जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसके अंदर जो आंसर था उसमें ऐसा लिख रखा था कि जैसे कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर हैं, तो 235 के अंदर भी अपन देखते हैं कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर जो होते हैं उनको क्या करते हैं कि डायरेक्टली उनके शेयर्स जो है वो मेजोरिटी ले लेते हैं, तो उनका कोई राइट नहीं है, और उनको मतलब डायरेक्टली क्या कर लेंगे, उनको उनके शेयर्स ले लेंगे, ठीक है।
235 का रेफरेंस देते हुए बोला था कि 232 में भी ऐसा ही करेंगे, मतलब बोर्ड के पास कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। फिर इसमें 232 का एक जो केस, और इस केस का रेफरेंस कहीं पे प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं था, किस केस का, प्रवीण कांतिलाल वकील वर्सेस मैसेज रोहिणी रमेश सेव का केस। जबकि इस केस के अंदर क्या बोला था 235 में कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग बुलाए, और मीटिंग में अगर डिसाइड किया जाता है कुछ भी मॉडिफिकेशन स्कीम के अंदर, तो वो मॉडिफिकेशन ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगा, बिकॉज अब तक ट्रिब्यूनल ने हाँ नहीं बोला है, पेंडिंग एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल उस मॉडिफिकेशन को कंसिडर करेगा। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि ऑल्टरनेट स्कीम फाइल कर दी है, अगर ऑल्टरनेट स्कीम होगी तो अप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन स्कीम के अंदर तो ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करेगा। तो ये था प्रवीण कांतिलाल वर्सेस मैसेज रोहिणी रमेश के केस में, जिसको कि रेफर नहीं किया था प्रैक्टिस मैनुअल में। तो अब दोनों आंसर में से जो भी समझ में आए लिख लेना, ठीक है। ये हो गया अपना सेक्शन 232। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 233 के ऊपर। सेक्शन 233 क्या बोलता है, स्मॉल कंपनी से या फिर होली ऑन सब्सिडरी है, ठीक है, या तो स्मॉल कंपनी है या होली ऑन सब्सिडरी है। तो इसमें बोला है, इसके भी टोटल 14 सेक्शन है, टोटल सब सेक्शन है, सॉरी 14 सब सेक्शन है। अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे भी। सब सेक्शन 1 में बोला है कि 90% और 50% की अप्रूवल लगेगी इसके अंदर। इसमें क्रेडिटर्स की मतलब 50% तो मेजोरिटी तो होनी चाहिए, 50% ज्यादा मतलब मेजोरिटी हाँ करे, प्लस 90% इन वैल्यू हाँ करे क्रेडिटर्स वगैरह में, तो इस स्कीम को हाँ माना जाएगा, ठीक है। ये बोला था CA 9 फॉर्म के अंदर हाँ करना है, CA 10 फॉर्म के अंदर सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना है, ठीक है, इनको सॉल्वेंसी का। अभी पता है इसके अंदर ऐसा है ना कि ट्रिब्यूनल पिक्चर में ही नहीं आ रहा है, ट्रिब्यूनल को कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना। कंपनियां खुद ही, जैसे स्मॉल कंपनी को बड़ी कंपनी स्मॉल कंपनी को क्या कर रही है, अमालगमेट कर रही है, या फिर होली सब्सिडी को अपन ले रहे हैं, या फिर कोई प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज है जो अभी तक प्रिस्क्राइब तो नहीं किया, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज उनका अमलगमेशन हो रहा है, तो सीधा अगर 90% से ज्यादा वैल्यू ने हाँ बोल दिया तो आप अमलगमेट कर लो, मर्जर कर लो, ठीक है ना, पूछो ही मत ट्रिब्यूनल से जाके। तो ये बात है, इसमें ट्रिब्यूनल पिक्चर में नहीं आया था। CA 10 के अंदर सॉल्वेंसी मार्जिन आपको बताना पड़ेगा कि डिक्लेयर करना पड़ेगा हम सॉल्वेंट है, मतलब हमारी एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है। सबसेक्शन 2 के अंदर CA 11 में बोला है 7 दिन में आप रिप्रेजेंटेशन मांगो, किस रिप्रेजेंटेशन किससे, CG से, ROC से और लिक्विडेटर से। आपने 90% से अप्रूवल ले लिया, अब सबसेक्शन 3 में आप क्या करो, रिप्रेजेंटेशन मांगो 7 डेज के अंदर CG ROC से, अगर वो हाँ कर देते हैं तो ये स्कीम इफेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। CA 12 के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता उनको, तो ये स्कीम इफेक्ट में आ जाएगी। पर CA 13 के अंदर बोला अगर उनको ऑब्जेक्शन होता है तो वो 30 डेज में बताएंगे कि उनको क्या ऑब्जेक्शन है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 4 में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को 60 दिन में वो फाइल करेगी ऑब्जेक्शन। और फिर सबसेक्शन 6 में ट्रिब्यूनल जो है वो 232 जैसे स्कीम लेके आएगा। अब ट्रिब्यूनल पिक्चर में आया, देखो जब ऑब्जेक्शन आया था तब तक तो ट्रिब्यूनल पिक्चर में नहीं आया था। अब ट्रिब्यूनल 232 वाली, जो ट्रिब्यूनल करता है ना 232 में डिसाइड करता है मीटिंग करवानी है, किसकी करवानी है, वो सब डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल यहाँ पर, ठीक है। एक नोटिस कैसे भेजना है, किसको भेजना है। फिर सबसेक्शन 7 के अंदर ट्रिब्यूनल ने जैसे डिसाइड कर लिया, फाइल कर दो ROC को पूरी स्कीम, ठीक है। सबसेक्शन 7 में फॉर्म कौन सा होगा, INC 28, पहली बार INC फॉर्म आया है, ताकि देख लो CA 9 चल रहा है, CA 10 चल रहा है, 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे INC 28 में ROC को फाइल कर दो। फिर सबसेक्शन 8 के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ वाइंडिंग अप, ऑब्वियसली वाइंडिंग अप ये डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप हो गया, ठीक है, सबसेक्शन 8 में। सबसेक्शन 9 में वो पूरी स्कीम इफेक्ट में आ गई। सबसेक्शन 10 में बोला है कि ये ट्रांसफरी कंपनी जो है वो अपनी शेयर होल्ड नहीं कर सकती है। सबसेक्शन 11 में बोला है कि जो भी कैपिटल में रिवीजन हुआ है ऑथराइज कैपिटल में वो बता देना। और सबसेक्शन 12 में बोला है कि 230 और 232 की स्कीम एज इट इज मुटेंडस लगेगी, मतलब नोटिस वोटिस सब एक जैसा रहेगा जैसा 230 और 232 में हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा था अपना 233, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं एक बार फिर से डिस्कस करती हूँ। छोटी छोटी कंपनीज को मर्ज करना है या फिर होली ऑन सब्सिडी को अपन ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो अप्रूवल ले लो 90% से ज्यादा के, क्रेडिटर्स अकाउंट 50% से ज्यादा मेच्योरिटी की हाँ भी हो जानी चाहिए उसमें। और फिर आ जाता है इसके अंदर कि आप क्या कर लो, सॉल्वेंसी मार्जिन डिक्लेयर करने के बाद में आप फाइल कर लो CG को, ROC को, लिक्विडेटर को, उनको प्रॉब्लम नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, इट्स ओके। अगर उनको प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन आता है, तो फिर CG जो है वो 60 दिन ट्रिब्यूनल को बोलेगी। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगी, 232 वाली जो स्कीम है ना वो लेके आएगी, जिसमें ट्रिब्यूनल का रोल आता है पूरा, आपको पता है, नोटिस वगैरह सब करेगी। फिर जैसे ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर डिसाइड करेगी वो ROC को फाइल कर दो, ठीक है। तो ये पूरा था अपना 233 में। अगर फोन नंबर याद रहे तो रखना, वरना मत रखना। 9 के अंदर अप्रूवल लेना था, 10 के अंदर सोलेंसी मार्जिन डिक्लेयर करना था, CA 11 के अंदर 7 डेज में CG ROC को भेजना था, CA 12 में अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये स्कीम पूरी वैलिड हो जाती है। CA 13 के अंदर अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज में CG को, और CG जो है ट्रिब्यूनल को 60 दिन में भेजेगी। ये सब तरीके और सबसेक्शन अगर याद है तो रखना, इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 के अंदर अपन ने अप्रूवल देखा, 2 के अंदर अपन ने
वो CGROC और लिक्विडेटर को भेजा था। सबसेक्शन 3 में अपन ने ऑब्जेक्शन नहीं है तो स्कीम इफेक्ट में आगे देखा। सबसेक्शन 4 में अपन ने ऑब्जेक्शन है तो क्या करना है। सबसेक्शन 5 में सीजी ने ट्रिब्यूनल को 7 दिन में भेजा। सबसेक्शन 6 में ट्रिब्यूनल ने 232 वाली स्कीम पास की। सबसेक्शन 7 में फाइल किया आरओसी को INC 28 के अंदर ऑर्डर फाइल किया। सबसेक्शन 8 के अंदर डिस्क्लोजर विदाउट वाइंडिंग अप। सबसेक्शन 9 में इफेक्ट। सबसेक्शन 10 के अंदर अगर ट्रांसफर कंपनी कोई शेयर होल्ड नहीं करेगी। सबसेक्शन 11 में पूरा रिवाइज कर लिया कैपिटल को। सबसेक्शन 12 में 232 ये सारे मुटेटिस मुटेंडिस 230 और 232 मुटेटिस मुटेंडिस लगेगा। 230 मतलब अगर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 232 अगर मर्जर हो रहा है तो ऐसा कैसा इसके अंदर लगेगा 233 में। अब आ जाते हैं 234 के ऊपर। 234 में क्या होता है, फॉरेन कंपनी और एक इंडियन कंपनी को अमेलगमेट कर रहे हो। सारा प्रोसीजर मुटेटिस मुटेंडिस, सिर्फ एक चीज आरबीआई को बीच में लेके आओ। अच्छा आरबीआई को भी पिक्चर में आना पड़ेगा, बिल्कुल उसका भी अप्रूवल चाहिएगा। ठीक है, क्यों चाहिएगा आपको पता है, फेमा एक्ट वगैरह आरबीआई एक्ट वगैरह ये सब आरबीआई तो रेगुलेट करता है तो आरबीआई को पिक्चर में लाए। ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, कंसिडरेशन जो है ना, वो जो आपको कंसिडरेशन देना है ना, या तो कैश में दे दो। अच्छा है, क्या वहां पे रुपए चलते हैं क्या फॉरेन सब्सिडरी के, तो आपको जीडीआर एडीआर इनका यूज करना पड़ेगा, मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को यूज में लाना पड़ेगा एक्सचेंज रेशियो के लिए। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, बाकी सब ऐसा का वैसा है। 234 खत्म। 235 टेक ओवर डिसेंडिंग शेयर होल्डर। जहां पे भी आप टेक ओवर शब्द देखो क्वेश्चन के अंदर या फिर डिसेंडिंग शेयर होल्डर शब्द आ जाए तो वहां पर मैक्सिमम आंसर 235 ही आता है। इसमें क्या क्या, सबसे पहले आपने 4 मंथ में किसी कंपनी को आपको एक्वायर करना है, आपने उस कंपनी के जितने भी मेंबर शेयर होल्डर्स थे उनको बोला है कि 4 महीने में हमारी कंपनी के शेयर आप एक्वायर कर लो, आपकी कंपनी के शेयर की बजाय। ठीक है, आपकी कंपनी के जो शेयर है वो हमको दे दो। ठीक है, फिर 4 महीने के अंदर सबने 90% से ज्यादा, नहीं तो अपने को यार मान लो कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने अपने को शेयर्स दे दिए, कुछ ऐसे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स थे उनको 2 महीने का टाइम और दो। ठीक है, अगर उन्होंने 2 महीने में आपको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, 90% से ज्यादा ने आपको पहले दे दिए, 2 महीने में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, नहीं किया तो फिर आप उनसे अपने शेयर्स ले लो। ठीक है, ले लो, और वो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है उनको उनके बजाय शेयर के बजाय क्या दे दो, रुपए दे दो। अभी आपको जो पेमेंट करना है उस पेमेंट को आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। वो जो रुपए देगा वो कौन देगा, ट्रांसफरर कंपनी, मतलब सेलिंग कंपनी जो है वो देगी उनको रुपए। तो मतलब ट्रांसफर कंपनी तो ट्रांसफर कंपनी को देगी कि इन डिसेंडिंग शेयर को इतने रुपए दे दो। अब वहां पे वो जो ट्रांसफर कंपनी है वो एक बार सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी और 60 दिन में डिसेंडिंग शेयर को पैसे दे देगी और इस तरह से ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, 234 था। अब बच जाते हैं अपन 235। 235 ऐसा है, स्कीम तो थोड़ी बहुत ऐसी है पर दोनों में बहुत चेंज है। इसमें अपन ने 4 महीने का नोटिस देकर उनसे शेयर लिए, पर 236 में बोल रहे हैं कि पहले ही आपके पास 90% से ज्यादा के शेयर किसी तरह आ गए, किसी तरह मतलब या तो आपकी सब्सिडी बनी और बाद में आपने और कुछ कैपिटल रिडक्शन वगैरह उस कंपनी में हुआ, ऐसा कुछ भी हो गया, इस वजह से आपके पास 90% से ज्यादा शेयर पहले से आ गए। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो अगर होली ऑन बन जाए ये सब्सिडी, तो आपको पता है टैक्स में कितने टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, अपने को कितने तरह के अलग बेनिफिट मिलते हैं होली ऑन सब्सिडी को लेके। अपन ने 186 में लोन टू डायरेक्टर वगैरह में भी देखा था। तो अब दिमाग में आया कि यार इसको 90% की जगह 100% सब्सिडी बना देते हैं, मतलब होली ऑन सब्सिडी बना देते हैं, उससे फायदा होगा। तो आपने क्या किया, 90% तो आपके पास थे, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनको बोला कि आप अपने शेयर हमको दे दो, मतलब मेजोरिटी को दे दो। यहाँ पे कंपनी सिर्फ एजेंट का काम कर रही है, कंपनी नहीं ले रही है शेयर। कंपनी बोल रही है जो माइनॉरिटी 10% बची हुई है आप लोग क्या करो, ये जो 90% वाले हैं उनको दे दो शेयर, हम आपको उसके बदले में फेयर प्राइस देते हैं। फेयर प्राइस डिसाइड होगी अगर सेबी यानी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी पे जो रेट चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे जो रेट चल रही है शेयर की, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो लास्ट 12 मंथ में जो हाईएस्ट रेट है उस हिसाब से फेयर प्राइस डिसाइड होगी और हाईएस्ट रेट पे आप क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। वो भी वही 60 दिन के अंदर आपको बैंक अकाउंट में रखना है। बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो लास्ट 1 महीने में ऑपरेशन में चल रहा है उस कंपनी के। ठीक है, और 7 दिन में पे कर देना। तो ये थी अपनी 236 की स्कीम। अब आ जाते हैं 237। 237 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मतलब कभी कभी पूछते हो 3-4 का पूछा, ये तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन दोनों कंपनी का अमलगमेशन होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। एक कंपनी बहुत वीक कंपनी है, सिक कंपनी है, दूसरी कंपनी अच्छी कंपनी है, ऐसे दो बैंक का भी तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है ना मर्जर, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में 2 कंपनीज का मर्जर करवा रही है। ठीक है, तो ये होता है अपना 237 का प्रोसीजर। 237 के प्रोसीजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो ऑर्डर होता है ना वो पार्लियामेंट को भी जाता है। ठीक है, अगर कोई भी इसमें शेयर होल्डर जो है जो कि अपोज कर रहे हैं तो वो 1 महीने में यानी 30 दिन में ट्राइब्यूनल को जाके बोल सकते हैं। ठीक है, कि अपोज करें, और सीजी जो है वो ऑर्डर देगी। बाकी इसमें तो कुछ खास था नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी और ट्रिब्यूनल चाहे तो फिर वो 2 महीने में। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट मेक ऑर्डर फॉर अमालगमेशन अनलेस टाइम फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू ट्रिब्यूनल एक्सपायरिंग कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड टू कंपनी
ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी है ना सीजी कंपनी को देगी 2 महीने पहले, 2 महीने सोचने का वक्त भी देगी कंपनी को। कंपनी के क्रेडिटर्स वगैरह वो सब उस बारे में बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, 1 महीने में वो ट्रिब्यूनल को फाइल कर देंगे, ठीक है। और फाइनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ऑर्डर निकाल के आएगी तो वो पार्लियामेंट को क्या होगा, फाइल होगा ऑर्डर। पब्लिक इंटरेस्ट में है और एक डिवेंचर लेटेस्ट में बता, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं था। अब अपन आ जाते हैं 237 हो गया, 238 में कुछ भी नहीं, रजिस्ट्रेशन करा देना। 235 में जो भी आपके 235 में टेक ओवर वगैरह जो है वो रजिस्ट्रेशन आरओसी बस कर देना। 238 में बोला आपके 230 और 239 और 240 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अब जो कंपनी बंद हो गई, मतलब दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, मतलब कि सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्पोज ऑफ कर दो। हम मन से क्या है डिस्पोज ऑफ, अरे पूछ तो लो सीजी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ लो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को इंस्पेक्शन के लिए बोलेगा, फिर वो एविडेंस इकट्ठे करेगा। तो एविडेंस इकट्ठे करने के लिए वो क्या क्या देखेंगे, एक तो अमेलगमेशन की पोजीशन, जो भी मर्जर की पोजीशन थी, उसके अलावा वो ये भी देखेंगे कि जो प्रोमोटर्स वगैरह है उनका ट्रांसफर कंपनी में कितना राइट है, अमालगमेशन एक्विजिशन के शेयर्स मैनेजमेंट, ये सब देखने के बाद में फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। तो अभी अपन ने 230 में देखा था कैपिटल रिडक्शन, उसके सारे सबसेक्शंस देखे थे। फिर अपन ने 232 देखा था अपन ने आई ऑफ मर्जर अमालगमेशन। फिर इसमें 4-5 केस भी देखे थे, सिर्फ इसी के थे 232 के, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज रेशियो पे कुछ डिस्प्यूट हो रहा था। 233 में छोटी छोटी कंपनियां मिल रही थी, ट्रिब्यूनल पिक्चर में आया नहीं था और ये सारा काम था। फिर 234 में फॉरेन कंपनी, 235 में टेक ओवर किया था डिसेंडिंग शेयर होल्डर ने, ठीक है। और 236 के अंदर 90% तो पहले से आ गए थे, फिर माइनॉरिटी को मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने ले लिया था। 237 में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा था कि पब्लिक इंटरेस्ट में इन दोनों कंपनीज को मर्जर होना चाहिए। 238 के अंदर रजिस्ट्रेशन 235 वाली कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, और 239 और 40 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये पूरा अपना चैप्टर खत्म हो जाता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। थैंक यू वेरी मच।